नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 11 अप्रैल को फलौदी में जनसभा, राजस्थान में राहुल गांधी की हो रही है एंट्री। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के समय चीनी और केरोसिन भी मिलता था, मोदी के मुफ्त राशन पर बरसे तेजस्वी यादव। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा के लोग बिहार से डरे हुए हैं, तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी बिहार में 365 दिन भी आएंगे तो भी उनकी हार तय है। खबर में आगे जिक्र होगा कि सपा कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, प्रियंका गांधी के रोड शो की बढ़ी डिमांड। और खबर में यह भी आपको बताएंगे कि जयराम रमेश ने भाजपा पर किया हमला, कहा हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव और नफरत के ऊपर मोहब्बत की होने जा रही है जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में राहुल गांधी की होगी एंट्री। 11 अप्रैल को फलौदी में विशाल जनसभा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 11 अप्रैल को जनसभा संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को फलौदी में दोपहर 2:30 बजे मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार को कांग्रेस जनों की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा की व्यवस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग के लिए एक समिति का गठन किया है और इसमें साले मोहम्मद, पूर्व मंत्री महेंद्र चौधरी, लोकसभा समन्वयक समेत कई सारे नेता मौजूद रहेंगे। जनसभा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसको लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के समय चीनी और केरोसिन भी मिलता था, मोदी के मुफ्त राशन पर बरसे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, गया लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी सर्वजीत के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसी के साथ गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी पर भी कटाक्ष किया। और कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम बोलते थे कि ये अच्छा काम कर रहा है, अब आगे इसे ही काम करना है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा वालों ने हाईजैक कर लिया। हमारा 17 महीनों का कार्यकाल उनके 17 साल से बेहतर है और हम लोग काम ही कर रहे थे। उधर चाचा जी पलट गए। तेजस्वी यादव ने आरजेडी से गया के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के लिए लोगों से हाथ उठाकर वोट मांगे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा जा रहा है कि राशन मिल रहा है। कांग्रेस के समय राशन और केरोसिन और चीनी मिलता था, अब केरोसिन और चीनी गायब हो गया है। हमारी सरकार आई तो राशन के साथ नौकरी मिलेगी, महंगाई भी कम होगी। ये चुनाव मोदी का नहीं, मुद्दों का है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा चुनाव का मुद्दा है। मोहनपुर में हुई चुनावी सभा में तेजस्वी ने जनता की नब्ज पकड़ ली थी। ताली बजती तो तेजस्वी का जोश और बढ़ जाता। उन्होंने कहा कि इतना अनुभवी मुख्यमंत्री मोदी जी का पैर छू रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, हमको दर्द हुआ। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब देख लीजिए, हम इधर नौकरी दे रहे थे, उधर लोग मेरी सरकार गिरा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का जबरदस्त बयान सामने आया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा सांसद चुनिए जो आपकी आवाज़ उठाए। आप लोग ऐसा सांसद चुनिए जो आपकी आवाज़ उठा सके। और मोदी जी 5 साल में एक बार आएंगे, आपकी समस्या सुनने हम लोग ही आएंगे। कुमार सर्वजीत जी आपके घर के बेटा हैं, उनके पिताजी का योगदान आपसे छुपा नहीं है। इन्होंने 17 महीने में कई योजनाएं पास कराई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किसकी होगी बिहार में जीत? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के लोग बिहार से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी बिहार में 365 दिन भी आएंगे तो भी उनकी हार तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी सभा के लिए पटना से गया रवाना हुए और गया रवाना होने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर कहा कि चुनाव में सब लोग आते हैं और प्रधानमंत्री भी, उन्हें भी आने दीजिए। जो स्थिति है वो 365 दिन भी आएंगे तो भी उनकी हार तय है। भाजपा के लोग बिहार से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग सबसे ज़्यादा बिहार से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री आए, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुद्दे की बात करें। बीजेपी का कहना है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी और जान बचाई, लेकिन जिस तरीके से वो चुनावी मुद्दा बना रही हैं, ये राजनीतिक हथकंडा है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि जिनको मिला वो खुश हैं,
भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनातन पर चल रहे सवाल पर तेजस्वी ने कहा, आपको बताने की जरूरत है क्या? हम लोगों को जस्टिफाई नहीं करना है, हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, प्रियंका गांधी के रोड शो की बढ़ी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईद के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होंगी और अभी तारीख और समय तय नहीं हुआ है। पहले राउंड में 19 अप्रैल को यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान होना है और इनमें सिर्फ सहारनपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने समाजवादी पार्टी नेताओं संग बैठक की है। दोस्तों, बैठक का एजेंडा साझा चुनाव प्रचार रहा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की साझा रैली कब और कैसे हो, इस पर मंथन हुआ। कांग्रेस की तरफ से सुझाव दिया गया कि पहले चरण के चुनाव से पहले जल्द से जल्द रैली करा ली जाए और इन रैलियों में राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव रहेंगे। तय हुआ कि एक रैली कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए आयोजित हो और ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी एक रैली तय हो। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये 2 रैलियां सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में हो सकती है। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने न तो राहुल गांधी और न ही अखिलेश यादव के कार्यक्रम की डिमांड की है। वो चाहते हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी का रोड शो हो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर जेल जा चुके इमरान मसूद की कोशिश है कि उनके इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो। यही कोशिश कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही इकरा हसन की भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। जयराम रमेश ने भाजपा पर किया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बाजार गर्म है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी जारी है और राम मंदिर को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सदस्य भगवान राम के उपासक हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को इस साल जनवरी में अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार करने के पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीतिक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भव्य भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का नेतृत्व किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये धर्म और राजनीति को भी नीचे लाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो राम के व्यापारी हैं, जबकि कांग्रेस सदस्य देवता के पुजारी हैं, उपासक हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भाजपा की बढ़ी टेंशन, मोदी के मंत्री के खिलाफ लड़ेंगे लिंगायत संत, कई सीटों पर असर का है डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय का वोट अहम रहा है और किसी भी चुनाव में समुदाय की भूमिका निर्णायक रही है। माना जाता है कि इनका समर्थन भाजपा को ही मिलता रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदलती दिख रही है। मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगतगुरु फकीरा दिंकलेश्वर महास्वामी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसे भाजपा के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और इसका असर कुछ लिंगायत बहुल सीटों पर पड़ सकता है। संत जगतगुरु फकीरा दिंकलेश्वर महास्वामी ने धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का विकल्प चुनने वाले महास्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र में पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए मतदाताओं को एक विकल्प प्रदान करना है। महास्वामी का यह फैसला राज्य की सियासत में अहम है। कांग्रेस एवं भाजपा की राजनीति से इतर एक वैकल्पिक मंच तैयार करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीलीभीत में पीएम मोदी की चुनावी सभा में नहीं आए सांसद वरुण गांधी और न ही किसी ने उनका जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने तराई की सियासी जमीन से सिख मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया। पीलीभीत में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी सभा की, लेकिन जिले के सांसद वरुण गांधी नहीं आए और न ही
किसी की जुबान पर उनका जिक्र आया। भाजपा के पोस्टर बैनर से भी वरुण गांधी गायब रहे। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री संजय गंगवार, बरेली के सांसद समेत कई सारे नेता मौजूद थे। बता दें कि पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है और जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी की कर्मस्थली रही पीलीभीत में 35 वर्ष में ये पहला मौका है जब इन दोनों में कोई भी मैदान में नहीं है। भाजपा ने वरुण गांधी की जगह प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पर दांव लगाया है। हालांकि टिकट कटने के बाद सांसद वरुण गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए भावुक खुला पत्र लिखा था। इसमें मां का हाथ पकड़े 3 साल के बच्चे की अपनी कहानी से अपना नाता भी पीलीभीत की जनता से मजबूत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में आचार संहिता लागू होने के बाद से 10.5 करोड़ की शराब जब्त, 3 करोड़ 62 लाख नकदी भी हुई बरामद। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए पिछले महीने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हरियाणा में कानून प्रवर्तक एजेंसियों ने करीब 14 करोड़ रुपए कीमत की शराब जब्त कर ली है। शराब के अलावा बेहिसाब नकदी भी एजेंसियों ने जब्त की है। दोस्तों, कार्रवाई करने वाली एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि रविवार तक 10.5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब और मादक पदार्थ तथा 3 करोड़ 62 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि ये कार्रवाई पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी और कराधान विभाग तथा राजस्व खुफिया निदेशालय ने की है। दोस्तों, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है और आबकारी एवं कारागार विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि चुनाव के दौरान शराब तस्करी को रोकने के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। राज्य भर में चिन्हित 45 मार्गों से ही लाइसेंसी शराब को ले जाया जा सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजीव गांधी भी लाए थे 400 पार सीटें, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी दोस्तों, भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने डीग के खोह इलाके में सभा की और इस मौके पर पायलट ने भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों को भाजपा देशद्रोही कहती है। भरतपुर हवा पलटना जानता है, देश अब बदलाव चाहता है। इस मौके पर भरतपुर डीग जिले के कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे और मंच से सचिन पायलट ने कहा कि 400 से ज़्यादा सीटें लाकर कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि वो देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नारा लगा रही है, इसीलिए अब बदलाव ज़रूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्तार अंसारी के फातिहा समारोह में शामिल होंगे बेटे अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उनके गृहनगर गाजीपुर ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल तक कासगंज जेल वापस लाया जाए। दोस्तों, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के 28 मार्च को तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था और हालांकि परिजनों का आरोप है कि जेल में मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया था, जो मौत का कारण बना। जेल में बंद अब्बास अंसारी ने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाज़त मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह मामला उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा आरएलडी में सब कुछ ठीक, स्मृति ईरानी के मंच पर आरएलडी कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी बढ़ा रही भाजपा की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव समर में प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर आए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों ने चुनावी रण में अपने अपने साथियों का चयन किया।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आरएलडी के साथ ताल ठोकी है। शीर्ष स्तर पर दोनों दलों के नेता हाथ मिलाते एक मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग हैं। चुनाव प्रचार में संयुक्त रूप से दोनों दलों के स्थानीय नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रविवार की एक सभा थी, इसमें आरएलडी की उपस्थिति नहीं रही। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो में भी कहीं साझा चुनाव प्रचार देखने को नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सम्मेलन में मुख्य वक्ता थी और मंच और पंडाल में आरएलडी की उपस्थिति नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि ककरखेड़ा से आरएलडी महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी ज्योति शर्मा कई महिलाओं के साथ कार्यक्रम में पहुंची थी, पर उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार में मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी, बोले बीजेपी किसान हितैषी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी हो गई है। मंगलवार को वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ प्रेमलता सिंह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में वापसी करने के बाद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की हितैषी नहीं है। वीरेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए जाने के समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, महासचिव मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में वापसी उनके लिए घर वापसी की तरह है, ये एक तरह से विचारधारा की वापसी भी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार, कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया नाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार के तौर पर नाम आने के बाद कांग्रेस की उलझन बढ़ गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से हिस्से में आई 3 सीटों पर लगातार मत्थापच्ची के बाद भी नामों का चयन नहीं हो पा रहा है। 2 बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद भी उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया। पिछली बैठक में नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार का नाम आने के बाद कांग्रेस के अंदर कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट से उदित राज, राजकुमार चौहान, कृष्णा तीरथ जैसे नामों के बीच किसी एक का चयन होना है तो चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित, अलका लांबा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे हैं और इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट से चौधरी अनिल कुमार और कई सारे नेताओं के नाम सामने आए हैं। अब कन्हैया कुमार का नाम भी जुड़ गया है। कन्हैया कुमार का नाम एआईसीसी की तरफ से आया है, ऐसे में दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या कन्हैया कुमार को मिलेगा दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से टिकट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस मिलकर जाटलैंड में कर सकते हैं बड़ा खेल, सीएसडीएस की रिपोर्ट में बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की योजनाओं के जरिए एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जोर लगाया और इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया। चुनावी साल आते आते कई बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां और नए जिलों के गठन के ऐलान भी हुए हैं, लेकिन उनका यह दावा हर तरह से विफल साबित हुआ और विपक्ष में बैठी बीजेपी को अगले 5 साल के लिए बहुमत मिल गया। चुनाव परिणाम को लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि छोटे दलों के साथ कांग्रेस अगर गठबंधन करती तो राजस्थान की सत्ता में पार्टी की वापसी हो जाती, लेकिन इस गठबंधन के फॉर्मूले को अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनाया जा रहा है। आरएलपी, सीपीएम और एन मौके आते आते बीएपी के साथ भी गठबंधन की बात कह दी गई है। हालांकि प्रत्याशियों के पर्चे वापस लेने के चलते ये मुमकिन नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर दिया इशारा, ठोक सकते हैं अमेठी से चुनावी ताल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अमेठी सीट के चयन पर अनिश्चितता के बीच पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करते हुए इस बात का संकेत दिया है कि वो अमेठी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी गलियारों में उस समय फिर से हलचल मचा दी जब उन्होंने बीते सोमवार को कहा कि उन्हें अमेठी सहित पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं और वो अपना समर्थन जता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी ही नहीं, मुझे राजनीति में सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए पूरे देश से पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि चुनाव लड़ने के सवाल पर लोगों द्वारा अमेठी की बात को अधिक प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि मैं वहां पर 1999 से पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, कांग्रेस ने लगाया यह आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से पहले मंगलवार को आरोप लगाया है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि नई नौकरियों के सृजन और पेपर लीक की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे और रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां युवाओं को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने धोखा ही धोखा दिया है। शायद आज प्रधानमंत्री अपने दिखावटी भाषणों के बीच राज्य के युवाओं की इन समस्याओं पर बात करें। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वो अगले 3-4 वर्षों में राज्य में 2 करोड़ नई नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे। याद करें, ये वही वादा है जो प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्ता में आने से पहले किया था। हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। बेरोजगारी ने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के अनुसार पिछले दशक में क्या किया है। उन्होंने ये प्रश्न भी किया कि प्रधानमंत्री के सहयोगी अब वही वादे क्यों कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश और भारत के रिकॉर्ड बेरोजगारी संकट को हल करने के लिए भाजपा के पास क्या दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।